Hello everyone, a very warm welcome to my channel. I hope you guys are doing great, keeping yourself and your family safe. I am Gargi Mitra. I have been teaching from past 4 to 5 years now, and today's class is going to be on idioms and phrases. Idioms को हम लोग हिंदी में मुहावरे बोलते हैं. We all know this thing. And आज की class में we won't be covering up many idioms, but yes, we'll be covering up in sections. तो होगा क्या कि जैसे आज मैंने आप लोग को A to B का जितना भी idioms होंगे वो cover up करवा दूंगी, and then we'll be continuing with this series as well. ठीक है, तो आज के आई एम नॉट कवरिंग अप ईच एंड एवरी ईडियम स्टार्टिंग फ्रॉम ए लेटर, बट मैक्सिमम जितने हम लोग कवर अप कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, एंड देन दैट विल बी कवरिंग अप. ऑल्सो आई विल प्रोवाइडिंग यू ऑल द पीडीएफ्स ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप, जो कि होगा आपका इंग्लिश विद गार्गी. तो प्लीज़ को ज्वाइन कर लीजिएगा. लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है. इसमें आपको सारे फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी टेस्ट सीरीज होती है, आपकी पीडीएफ फाइल्स होती हैं, सब इस पर मैं पोस्ट कर देती हूँ एवरी डे. ऑल्सो यू गेट वर्ड ऑफ द डे, ईडियम ऑफ द डे, सारी अपडेट्स आपको इस पर मिल जाती है रिगार्डिंग ऑल एग्जामिनेशंस एज वेल. ऑलराइट, इंग्लिश विद गार्गी इज द नेम ऑफ माई टेलीग्राम चैनल. ऑलराइट, सो टुडेज क्लास विल बी ऑन idioms एंड phrases. जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सप्लेनेशन होगा इसमें मीनिंग और एग्जाम्पल के साथ. दैट इज हम लोग इसकी एक idiom उठाएंगे, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है. बेसिकली हम लोग को idioms पता होते हैं, बट वेयर टू यूज द राइट idiom एट द राइट टाइम, वो चीज़ हम लोग आज समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ते हुए. ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा. दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. जो भी लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है, दे कैन हैव बेनिफिट्स फ्रॉम लिसनिंग टू मी इन इंग्लिश, एंड हिंदी वाले भी कंफर्टेबल हो जाएंगे इसमें. This particular topic will not only be very essential for your upcoming UPSC, NDA, Navy, Air Force examination, but also your upcoming any examination which has English as a compulsory subject. ठीक है, क्योंकि idiom और phrases क्या होते हैं, बहुत ही common questions होते हैं जो सारे examinations में cover होते ही होते हैं. All right, okay. So without much ado, we'll just start with the session now. Our first idiom of the day is a blessing in disguise. A blessing in disguise का मतलब होता है समथिंग दैट अपीयर्स बैड एट फर्स्ट बट एंड्स अप हैविंग गुड रिजल्ट्स. ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो शुरुआत में तो बहुत ही बुरी लगती है, बट बाद में इवेंचुअली आपको अच्छी लगने लग जाती है, उसके रिजल्ट जो है वो अच्छे लगने लग जाते हैं. ठीक है, वन मोर इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू ऑल, नेवर एवर कन्वर्ट इंग्लिश ईडियम टू हिंदी. मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलती हूँ कि कभी भी इंग्लिश ईडियम को हिंदी में कन्वर्ट मत करिएगा, उसकी पूरी मीनिंग बदल जाती है. मुहावरे हिंदी में जो होते हैं वो इंग्लिश में मत लाइए, जो इंग्लिश के इडियम्स होते हैं उसको हिंदी में कन्वर्ट मत करिए. दे डू नॉट हैव सिमिलर मीनिंग, उनकी मीनिंग सिमिलर नहीं होती है. ठीक है, अगर अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है तो जस्ट कीप इट एज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, उसको हिंदी में कन्वर्ट मत करिएगा. काफ़ी सारे बच्चे होते हैं बोलते हैं कि मैम मुझे हिंदी में बताइए कि हिंदी में क्या होता है. नो, इडियम्स आर फॉर इंग्लिश, मुहावरे आर फॉर हिंदी, दैट्स इट. ठीक है, एंड ऑफ स्टोरी. तो इसको हिंदी में कन्वर्ट मत करिएगा कि इसका मीनिंग निकल आएगा. मुहावरों में और इडियम्स में क्या होता है ना कि वट एवर दे से दे हैव अ हिडन मीनिंग बिहाइंड इट. दे आर नॉट ऑलवेज वॉट दे पोर्ट्रे. जो सेंटेंस बोल रहा होता है उसकी अगर आप लिटरल मीनिंग पे चले जाओगे तो उसकी मीनिंग सेम नहीं होती है. ऑलराइट, सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस while decoding these particular idioms. And I'll be providing you with all the PDFs. So I request you all to please join my Telegram channel, that is English with Gargi, GARGEE. Alright. ओके, सो अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का बेसिकली मतलब होता है समथिंग दैट अपीयर्स बैड एट फर्स्ट, जो इनिशियली तो काफ़ी बुरा लगता है लेकिन इवेंचुअली आपको लगता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ. एग्जाम्पल, मिसिंग दैट प्लेन टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज आई गॉट टू स्पेंड मोर टाइम विद माई फैमिली. मतलब शुरुआत में तो मुझे लगा कि हाँ प्लेन मेरा छूट गया, टिकट वेस्ट हो गई मेरी, ये हुआ वो हुआ, तो मुझे शुरुआत में तो बहुत बुरा लगा, बट उससे क्या हुआ कि एटलीस्ट आई गॉट मोर टाइम टू स्पेंड विद माई फैमिली, जो मुझे इवेंचुअली बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो चलो ठीक है, प्लेन छूटा तो छूटा, लेकिन एटलीस्ट आई गॉट टाइम टू स्पेंड विद माई फैमिली. ऑलराइट, and also if you guys have any query, any problem regarding any idiom covering that we are covering up in this particular session right now, you can ask me in the comment section. I'll be more than happy to reply you and answer all your doubts. Okay, coming on to next idiom, that is a sandwich short of a picnic. A sandwich short of a picnic का मतलब होता है a humorous way of saying someone is stupid or is a bit mad. मतलब एक ह्यूमरस वे, ह्यूमरस का मतलब होता है हंसी मजाक वाला. ठीक है, ह्यूमरस वे ऑफ सेइंग दैट समवन इज स्टूपिड, कि कोई ना पगला गया है या फिर थोड़ा सा सनकी हो गया है. ठीक है, मतलब कहना कि दिमाग खिसक गया है किसी का, अगर हिंदी में आप बोलते हो. ह्यूमरस वे मतलब क्या होता है, हंसी मजाक में, जोकिंगली. ठीक है, एग्जाम्पल, he bought only shorts and t-shirts when he went to Sweden in winter. I think he might be a sandwich short of a picnic.
देखिए स्वीडन इज अ कोल्ड कंट्री, ठीक है, और वहाँ पे सर्दियों में वो भी गया है, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे शॉर्ट्स और टी शर्ट्स नहीं चलेंगे, यू नीड क्लोथ्स दैट कीप यू वार्म। तो इस सेंटेंस का कहने का मतलब है कि ही ब्रॉट ओनली शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स व्हेन ही वेंट टू स्वीडन विंटर्स, आई थिंक ही माइट बी सैंडविच शॉर्ट ऑफ पिकनिक, मतलब दिमाग थोड़ा खिसक गया होगा इसको कि इतनी ठंडक के मौसम में सिर्फ टी शर्ट और शॉर्ट्स लेकर आया है। थर्ड इडियम इज अ स्टोन्स थ्रो। अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है समथिंग वेरी क्लोज और नियर, कोई चीज जो बहुत ही करीब होती है आपके। एग्जाम्पल, लकीली द वेडिंग इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम आवर होटल सो वी कैन वॉक देयर। लकीली मतलब हम लोग की किसी की जो वेडिंग है वो हम लोग के होटल से काफी नजदीक है, तो हम लोग वहां पे सिर्फ वॉक करके भी पहुंच सकते हैं। सो स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपके बहुत ही नजदीक या पास में होती है, डिस्टेंस कम होती है। नेक्स्ट अप योर इडियम इज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सबको इसका मतलब पता है, दिस बेसिकली मीन्स कि आप जो बोलते हो उससे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको करते हो कि नहीं करते हो। Your actions speak louder than words. What you do is more important than what you say. Someone's words may not be trustworthy. इसका बेसिकली मतलब क्या है कि आप जो बोलते हो उसका तब तक कोई मतलब नहीं until unless you prove yourself in your actions. Example, person A says, John keeps saying he wants to take me out for dinner, but he never does. जॉन हमेशा बोलता है कि मुझे वो डिनर पे ले जाएगा, बट ही नेवर डज, वो कभी नहीं ले जाता है। तो पर्सन बी सेज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मतलब no matter how much John says, until unless he proves his actions proves his words through his actions, it's of no meaning. इसका ये मतलब होता है। Next up your idiom is add fuel to fire. अगर हम लोग इसको हिंदी में कन्वर्ट करें, we have this liberty in this particular idiom, को हम लोग हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, that is आग में घी डालना, ठीक है, मतलब कोई भी सिचुएशन ऐसी जो खराब है उसको और ही वर्स करना। When someone does something to make a bad situation even worse, किसी बुरी स्थिति को और खराब कर देने को बोलते हैं add fuel to fire. Example, when Sarah started laughing during the argument, it really added fuel to the fire. Alright, जब सारा ने आर्ग्यूमेंट बहसबाजी के बीच में हंसना शुरू कर दिया तो उसने बिल्कुल आग में घी डालने का काम शुरू कर दिया था। Also guys, you can tell me your own sentences, you can make your own examples and let me know in the comment section. Also please join my telegram channel जो मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रखा है, English with Gargi। तो उसको ज्वाइन करने के बाद you can ask me questions, you have any queries, you get all the information about my classes, free tests, PDF files, everything. Alright? Okay, and also जो बच्चे यहाँ पे नए हैं, I would request you all to please like this video and please share this session with others as well, ताकि उन लोग को भी इस idioms के बारे में पता चले, and please subscribe to the channel. Okay, coming on to next idiom, that is add insult to injury. इसका मतलब भी सेम होता है previous idiom जैसा, to make a bad situation even worse, किसी बुरी स्थिति को और खराब करना। Example, as if breaking my arm isn't bad enough, to add insult to injury, I have to pay 1,000 pounds in hospital fees as I didn't have travel insurance. मतलब हाथ टूटा तो टूटा, लेकिन अब मुझे पैसे भी देने पड़ जाएंगे उस चीज़, क्योंकि मेरे पास ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है। तो सिचुएशन खराब थी ही कि मेरा हाथ टूट गया, वर्स कैसे हो गई कि अब मुझे उसके लिए ट्रैवल इंश्योरेंस ना होने की वजह से मुझे उसके लिए पैसे भी बहुत ज़्यादा पे करने पड़ जाएंगे। नेक्स्ट अप योर इडियम इज ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का सिंपली मतलब होता है टू बी ईगरली वेटिंग टू हियर अबाउट समथिंग, बहुत ही उत्सुकता से किसी जने की किसी चीज़ की बात सुनना, ठीक है। बोलते नहीं आई एम ऑल ईयर्स टू वट एवर यू से, आई एम ऑल ईयर्स टू योर प्रॉब्लम्स, का मतलब क्या होता है कि तुम जो भी बोलोगे आई एम ऑल ईयर्स, मैं बहुत ही ध्यान से, बहुत ही शांति से तुम्हारी बात सुनूंगी। टू बी ईगरली वेटिंग टू हियर अबाउट समथिंग। Example, person A says, I have to tell you about what happened on our trip to Spain. The person B says, I'm all ears. I'm too excited to, hear about whatever happened on your trip to Spain. Next up, your idiom is at a crossroads. At a crossroads का मतलब होता है to be at a point in your life when you need to make an important decision. एक बहुत ही महत्वपूर्ण decision लेना हो जब आपको, तो उसको बोलते हैं at a crossroads. मतलब एक दोराहे पे खड़े हो जाते हो कि आपको decision लेना है कि आपको क्या point of action अब लेना है, course of action लेना है। Example, I was at a crossroads when I was offered a job in the US, but my boyfriend wanted to stay in London. तो मैं एक दो राय भी खड़ी हो गई थी कि एक जगह तो मुझे जॉब मिल रही थी और दूसरी जगह जो मेरा बॉयफ्रेंड था that was staying in London. He was staying in London. So now I was at a crossroads to make a proper decision what to take. All right. Next up is you're barking up the wrong tree. Barking up the wrong tree का मतलब होता है to be wrong or misguided about the reason for something. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको बताया जाए कि ये काम जो होगा, से फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पे पैसे दिए
ठीक है, आपसे बोला जाए कि आप मुझे पैसे दो और मैं आपका भला करूंगा, या फिर आपके पैसे से किसी का जने का भला होएगा। बट होता क्या है, इंस्टेड व्हाट हैपेंस इज दैट अदर पर्सन यूटिलाइजेस योर ओन मनी, ठीक है, किसी और पर्पस के लिए। तो क्या किया गया, आपको मिसगाइड किया गया, आपसे पैसे तो ले लिए गए लेकिन आपको रियल रीजन नहीं बताया गया उस चीज का। ठीक है, टू बी रॉन्ग और मिसगाइडेड अबाउट रीजन फॉर समथिंग। एग्जाम्पल, ही थिंक्स द कंपनीज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व जस्ट बाय फायरिंग द सेल्स टीम। उसको लगता है कि कंपनी की जितनी प्रॉब्लम्स है, अगर आप सेल्स टीम को हटा दो, फायर मतलब उनकी जॉब से हटा दो उनको, बट ही इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। मतलब कंपनी की मेन प्रॉब्लम वो सेल्स टीम नहीं है, कुछ और है। तो इवन इफ ही रिमूव्स, ही फायर्स द सेल्स टीम, उससे कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। दैट इज नॉट द मेन रीजन बिहाइंड कंपनीज प्रॉब्लम्स. Also guys, if you want me to cover up certain topics, for example your active and passive voice, indirect speech, just let me know in the comment section. I'll be happy to help you all. I'll be happy to cover up any other session, any other class that you want me to take. Okay, all right, coming on to next idiom, that is beat about the bush. Beat about the bush का मतलब होता है to talk about unimportant things because you are avoiding a particular topic. इधर उधर की बातें करना ताकि जो मेन टॉपिक है उसको आप अवॉइड कर पाओ, उसको आप इग्नोर कर पाओ, उसके बारे में बात ना करो। ठीक है, एग्जाम्पल, स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश, आर यू प्लानिंग टू क्विट यूनिवर्सिटी और नॉट। मतलब इधर उधर की बातें मत करो। आर यू एक्चुअली प्लानिंग टू क्विट यूनिवर्सिटी, मतलब क्या तुम यूनिवर्सिटी काफी वाकई में छोड़ रहे हो कि नहीं छोड़ रहे हो। इधर उधर की बातें ना करो। नेक्स्ट अप योर इडियम इज बेटर लेट देन नेवर। बेटर लेट देन नेवर का मतलब होता है इट्स बेटर टू डू समथिंग लेट देन नॉट एट ऑल। मतलब कुछ नहीं से कुछ सही, आप कुछ ना करो, इससे अच्छा कि थोड़ा बहुत कर दो। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग और भी बोल सकते हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ कर लो, इससे अच्छा कि कुछ ना करो। एग्जाम्पल, सॉरी आई मिस्ड योर बर्थडे, देयर इज अ कार्ड इन द पोस्ट। द पर्सन बी सेज, डोंट वरी, बेटर लेट देन नेवर। ऑलराइट, नेक्स्ट अप योर इडियम इज बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस का सिंपली मतलब होता है फिर से टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर बोथ ऑप्शंस आर बैड। जहाँ पे दोनों ऑप्शंस बुरे होते हैं, हिंदी में आप बोल सकते हो आगे खाई पीछे कुआं। ठीक है, अब आपको उन दोनों में से चुनना है, लेकिन चुनना तो पड़ेगा। दैट मीन्स यू आर एट अ डिफिकल्ट सिचुएशन जहाँ पे आपके पास दोनों ही बुरे ऑप्शंस हैं, बट स्टिल यू हैव टू चूज बिटवीन द टू। Example, person A says, if I go to the wedding, mom will be upset. But if I don't go, then I'll be letting down the rest of my family. Person B says, sounds like you're caught between a rock and a hard place. अगर तुम wedding में गए तो तुम्हारी मम्मी upset हो जाएंगी, अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारी rest of the family upset हो जाएगी। तो you're caught in a difficult situation right now. Next up your idiom is bite off more than one can chew. मतलब टू डू मच मोर और टेक समथिंग ऑन दैट इज टू डिफिकल्ट। अपनी काबिलियत से ज़्यादा किसी चीज़ को अपने ऊपर ले लेना, इसका मतलब होता है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। मतलब आपकी कैपेसिटी, आपकी केपेबिलिटी उतनी नहीं है और आपने अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही वर्कलोड ले लिया है कि आपने सोचा कि ठीक है मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, और इंस्टेड व्हाट हैपेंस इज यू एंड अप डूइंग नथिंग। एग्जाम्पल, Person A says, I'm going to start that weekend job at the museum on top of my full-time job because I really need the money. Person B says, sounds like a lot of work. Don't bite off more than one can chew. ठीक है, मतलब उतना भी काम मत लो कि ना तुम इधर के रहो ना तुम उधर के रहो। ऐसा काम करो कि तुम्हारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज के अंडर हो वो चीज। नेक्स्ट स्टेप इज बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है to decide to do something that is difficult or unpleasant but necessary. मतलब कोई ऐसा काम करना जो आपको अच्छा नहीं लगता, that is unpleasant, that is difficult, but still it is necessary, that is important for you to do that particular thing. ठीक है, example, you're going to have to bite the bullet and tell your ex-girlfriend that you need the apartment back. अब देखिए इनकी ex-girlfriend पास इनका अपार्टमेंट है, अब अगर ये छोड़ दें तो पूरी की पूरी अपार्टमेंट ही चला जाएगा उसके पास। इट्स अ डिफिकल्ट डिसीजन, मतलब उसको कन्फ्रंट करना ही बहुत बड़ी डिफिकल्टी की बात है। तो उसको कन्फ्रंट करना पड़ेगा, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट और हाउ अनप्लेजेंट इट इज, बट यू विल हैव टू बाइट द बुलेट एंड टेल हर दैट यू नीड योर अपार्टमेंट बैक। नेक्स्ट अप इज ब्लो ऑफ स्टीम। ब्लो ऑफ स्टीम का मतलब होता है टू डू समथिंग दैट हेल्प्स यू गेट रिड ऑफ स्ट्रेस, एनर्जी और एंगर। कोई भी ऐसा काम करना जो आपके स्ट्रेस को, आपकी एनर्जी को या फिर आपके गुस्से को बाहर निकाले, उसको बोलते हैं ब्लो ऑफ स्टीम। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर माई मीटिंग विद द बॉस आई वेंट फॉर अ रन टू ब्लो ऑफ स्टीम। मतलब मीटिंग के बाद हो सकता है कि इंसान काफ़ी वो गुस्से में आ गया हो या काफ़ी स्ट्रेस हो गया हो उसको, तो दैट पर्सन वेंट फॉर अ रन टू ब्लो ऑफ स्टीम। मतलब अपने गुस्से को कंट्रोल करना होता है नहीं कि हर एक जने का एक
ब्रेक थ्रू पॉइंट होता है, उसके बाद अगर उसको कुछ भी कहा जाए तो फिर उसको गुस्सा आता है या स्ट्रेस हो जाता है. तो यू नीड समथिंग टू वेंट आउट योर स्ट्रेस और एनर्जी और योर एंगर. दैट इज नोन एज ब्लो ऑफ स्टीम. Next up, your idiom is Bob's your uncle. Bob's your uncle का मतलब होता है to say that a set of instructions or task is simple or easy. Bob's your uncle का simply मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए काफी easy या simple होती है. Example: to make the salad dressing, you just put oil, vinegar, honey, and mustard into a bowl, mix them together, and Bob's your uncle. मतलब इतना easy है. Next up, your idiom is bog standard. BOG, bog standard. Bog standard का मतलब होता है something that is very ordinary or basic, nothing special. मतलब कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही आम है, बहुत ही ordinary है, ठीक है, कोई भी ऐसी स्पेशल चीज उसमें नहीं है. Bog standard मतलब ordinary standard. Example: Despite the excellent reviews, we thought the restaurant was just bog standard. मतलब भले ही उसके बहुत ही उम्दा रिव्यूज हुए होंगे कहीं पे भी, बट जब हम लोग वहाँ पे गए तो बहुत ही ऑर्डिनरी, बहुत ही सिंपल सा ही था, वेरी बेसिक. Next up is botch job. तो it can be called as BOTCH और BODGE. तो botch या फिर bodge job, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, which simply means work that has been done badly in a clumsy, lazy way. मतलब कोई भी ऐसा काम जो बहुत ही बुरी तरीके से किया हुआ है, जब आपका मन नहीं होता है ना, तो आप कोई भी काम बहुत ही जल्दबाजी में कर देते हो. कोई भी ऐसा काम जो जल्दबाजी में होता है, बहुत ही क्लमजी होता है. मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको बोला कि आप जाओ खाना बनाओ और आपका मन नहीं खाना बनाने को, तो क्या करोगे? फटाफट आपने सब्जियां डाली, ये करा वो करा, नमक डाला और पता लगा कि नमक ज़्यादा हो गया, नमक कम हो गया. तो बहुत ही क्लमजी वे में आपने किया, ठीक है, आपने सफाई भी नहीं करी खाना बनाने के बाद. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय बॉच जॉब. वर्क दैट हैज बीन डन बैडली इन अ क्लमजी एंड लेजी वे. एग्जाम्पल: The original builders did such a bad job of a kitchen that we had to get it completely redone. जो ओरिजिनल बिल्डर्स थे उन्होंने इतना गंदा किचन बनाया था, इतनी जल्दबाजी में बनाया था, दैट वी हैड टू गेट द किचन कंप्लीटली रीडन, फिर से करवाना पड़ गया था. नेक्स्ट अप योर इडियम इज budge up. BUDGEUP, budge up, meaning an informal way of asking someone to move to make room for you. मतलब खिसकने को. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ट्रेन में बैठना है, if I want to have a seat in a bus, तो what will I say? Please budge up. ठीक है, मतलब प्लीज मेक सम रूम फॉर मी. मेक सम रूम फॉर मी मतलब क्या होता है? मेक सम स्पेस फॉर मी. एग्जाम्पल: कुड यू बज अप अ बिट सो आई कैन सिट डाउन. ओके. नेक्स्ट अप इज बिल्डर्स टी. बिल्डर्स टी का मतलब होता है स्ट्रांगली ब्रूड इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी विद मिल्क. ठीक है, स्ट्रांगली ब्रूड इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी विद मिल्क. एग्जाम्पल: आई विल हैव अ बिल्डर्स टी प्लीज. So it's a very simple idiom. Next up, your idiom is bury one's head in the sand. Bury one's head in the sand. इसका मतलब होता है to refuse to think about or confront serious issues or situations. मतलब किसी भी सीरियस सिचुएशन या किसी भी सीरियस इशू से भागना, उसको कन्फ्रंट ना करना. कन्फ्रंट मतलब होता है आमना सामना. ठीक है, तो किसी भी इंपॉर्टेंट, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को कन्फ्रंट ना करने को बोलते हैं bury one's head in the sand. Example: Martin just buries his head in the sand when it comes to his financial problems. मतलब मार्टिन अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना चाहता. He just moves from that particular situation and he ignores that particular issue. Next up, your idiom is bust one's chops. Bust one's chops का मतलब होता है to work very hard on something or to harass someone. ठीक है, बस्ट वन जॉब्स के दो मतलब होते हैं. एक मतलब होता है आपका कि किसी चीज़ से बहुत काम करना, बहुत ही व्हेन यू वर्क वेरी हार्ड ऑन समथिंग. और दूसरा मीनिंग होता है जब आप किसी को परेशान, इरिटेट करते हो, हैरेस करते हो. ठीक है, एग्जाम्पल: यू हैव टू एग्जाम्पल्स फॉर द सेम. फर्स्ट इज व्हेन यू वर्क वेरी हार्ड ऑन समथिंग, आई वॉज बस्टिंग माई चॉप्स ऑल नाइट टू गेट दैट रिपोर्ट फिनिश्ड. मतलब आई वॉज वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दैट रिपोर्ट टू गेट फिनिश्ड ऑन दैट पर्टिकुलर नाइट. Second example is when you harass someone, जब आप किसी को परेशान करते हो. Second example is stop busting my chops, I'll mow the lawn later. Note: in British language, in British English slang, the word chops is used to mean mouth. ठीक है, so the idiom above literally means punch in the mouth. All right, British English में बोलते हैं इसको. Next up, your idiom is by the skin of one's teeth. By the skin of one's teeth का मतलब होता है, this simply means to narrowly succeed in doing something. बहुत ही कम पॉसिबिलिटी से, सक्सेस रेशियो से आप कोई चीज़ कर ले जाओ.
ठीक है, उसको बोलते हैं बाय द स्किन ऑफ वन टीथ, टू नैरोली सक्सीड इन डूइंग समथिंग। नैरोली सक्सीड मतलब बहुत ही कम पॉसिबिलिटी से आप जीत जाते हो, ठीक है। एग्जाम्पल, द ट्रैफिक वॉज टेरिबल सो वी ओनली मेड अप द प्लेन बाय द स्किन ऑफ अ टीथ, मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था एंड इट वॉज एक्चुअली इम्पॉसिबल, काइंड ऑफ इम्पॉसिबल कि हम लोग टाइम से एयरपोर्ट पहुंच पाए सो दैट वी कैन बोर्ड अ प्लेन। बट डिस्पाइट द फैक्ट कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, वी स्टिल मेड इट टू द प्लेन, टू द एयरपोर्ट बाय द स्किन ऑफ अ टीथ। बहुत ही कम पॉसिबिलिटी थी बट स्टिल वी मेड इट थ्रू। ऑलराइट, okay, so I guess I'll be ending my class over here only. Tomorrow again I'll be posting another video which will be covering up from letter C to D. तो ऐसे हम लोग बहुत ही कम छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे ताकि आपके लिए भी भारी ना हो पढ़ना, and you will have an actual grip upon these particular topics and particular idioms. Please join the Telegram channel, that is English with Gargi. You will have all the PDF files, class links, and also you will get all the free test जो आपकी रिविजन में काफ़ी हेल्प करता है। Please subscribe to the channel. Please hit the bell icon for notification. Please like this video and please share the session. See you guys very soon. Have a great day.